हमारे चैनल ज्ञान और पहचान में आपका स्वागत है। इस ब्रह्मांड में हमारे साथ, हमारे पास, हमारे साथ मिलकर कुछ और भी रहते हैं। जिस गांव में हम रहते हैं, हमारे आवास में, जिस वाहन में हम यात्रा करते हैं, कोई जो हमारे पास हो या हमसे दूर, हमारे सुख दुख को नियंत्रित करता हो, कहीं छिपा रहता है। शशि की वाराणसी। कहा जाता है कि आज की कहानी एक घटनाकथा है। अस्थायी रूप से प्रवास करने वाले एक तमिल परिवार का अनुभव वृत्तांत। बेंगलोर के एक व्यक्ति रामास्वामी और उसके परिवार की कहानी। बेंगलोर की एक शुरुआती सॉफ्टवेयर कंपनी में अपना करियर शुरू करने वाले रामास्वामी को अप्रत्याशित रूप से जापान की एक बड़ी कंपनी से प्रस्ताव मिला। अनुबंध 1 वर्ष का था। यदि वह चाहे तो उसके बाद भी वहाँ काम जारी रख सकते थे। उस समय यह एक ऐसा सुनहरा अवसर था जो अधिकांश लोगों को नहीं मिलता था। जापान पहुंचने के बाद रामास्वामी और उनके परिवार ने अपने रहने के लिए कामिकोची की घाटी में, जो पहाड़ों और जंगलों से भरी हुई थी, एक बहुत ही सुंदर प्राचीन लकड़ी का घर चुना। रामास्वामी, उनकी पत्नी नंदिनी और उनके बच्चे विशाल और सयाना उस सुंदर और विशाल घर में रहने लगे। बेटा विशाल 10 वर्ष का था और छोटी बच्ची सयाना 5 वर्ष की थी। बच्चों को वह घर बहुत पसंद था क्योंकि उनमें से प्रत्येक के पास अपनी अपनी अलग कमरा था और इसके अलावा उनके लिए एक विशेष खेलने का कमरा भी था जिससे जुड़ी हुई एक लाइब्रेरी थी। पुस्तकालय के एक तरफ एक छोटी लड़की के लगने वाले कुछ कपड़े और उनके साथ कुछ खिलौने साफ सुथरे तरीके से सजाए गए थे। दीवार पर जापानी पारंपरिक चित्र लटके हुए थे जो शांति और सुंदरता को एक साथ जोड़ते थे। शयन कक्ष और पुस्तकालय के बीच फर्श पर पारंपरिक जापानी घास से बना एक विशेष प्रकार का चटाई बिछी हुई थी। पुस्तकालय के एक कोने में एक बड़े लेकिन संकरे मुंह वाले कांच के केस के भीतर एक छोटी सुंदर लड़की की किमोनो पहने हुई गुड़िया थी। सयाना को यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि इतनी संकरी गर्दन वाले कांच के केस के अंदर यह गुड़िया कैसे रखी गई होगी। रामास्वामी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने पहले भी ऐसा शिल्पकला देखा था, लेकिन गुड़िया की लंबी आंखों में वह तीव्र भाव, वह दृष्टि जो जैसे सीधा उसे घूर रही हो, कुछ ऐसा था जिसने उसे अत्यंत बेचैन कर दिया। रामास्वामी ने बच्चों से कहा कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें उस कांच के केस को नहीं छूना चाहिए। वह घर के मालिक के कीमती संग्रह का हिस्सा था। वह टूटना नहीं चाहिए। फिर भी कमरे का फर्श धूल से भरा हुआ था। सयाना सबसे अधिक खुश थी। उसे अपने खेलने के लिए अपना स्वयं का स्थान मिलने पर बेहद उत्साह था। ऐसा लग रहा था कि वे कमरे लंबे समय से खाली थे, उनमें बहुत अधिक धूल जमी हुई थी। रामास्वामी की पत्नी नंदिनी ने धूल भरे फर्श को साफ करना शुरू किया। रात हो चुकी थी। कामिकोची की पर्वत श्रृंखलाओं में अंधेरा फैल गया था। घर के चारों ओर घूमने के बाद बच्चे अपने अपने कमरों में चले गए और रामास्वामी और नंदिनी अपने शयन कक्ष में चले गए। हर जगह गहरा सन्नाटा था। घर एक खाली ठंडक में डूबा हुआ था। केवल हल्की हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। सोते समय रामास्वामी किसी आवाज से चौंककर जाग गए। पुस्तकालय और बच्चों के खेलने वाले कमरे के बीच की राह में किसी को भागते और छिपते हुए लगता था। वह कुछ समय तक सुनते रहे। कुछ देर बाद वह फिर सो गए। थोड़ी देर बाद नंदिनी बिस्तर पर बैठ गईं, ऐसा महसूस करते हुए कि कोई धीरे धीरे बोल रहा है या हंस रहा है। उन्होंने यह आवाज बच्चों के कमरे से आती हुई सुनी। ऐसा लग रहा था कि बच्चे अभी सोए नहीं थे। हालांकि इससे उन्हें थोड़ी बेचैनी हुई। उन्होंने सोचा, अभी स्कूल शुरू होने में समय था, उन्हें खेलने दो, और वह फिर से लेट गईं। सुबह सुबह रामास्वामी ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस घर से थोड़ी दूरी पर था, जल्दी निकलना ही बेहतर था। उनके जाने के बाद नंदिनी बच्चों को जगाने के लिए उनके कमरे में गईं। वह यह देखकर आश्चर्यचकित हुई कि सयाना सो रही थी और एक जापानी घास की गुड़िया पकड़े हुए थी जो एक छोटी लड़की की तरह कपड़े पहने थी। यह उसने कहाँ से पाई? थोड़ी बेचैनी महसूस करते हुए नंदिनी ने बच्चों को जगाया। विशाल जल्दी जाग गया
लेकिन सयाना मुड़ गई, उठने से हिचकिचा रही थी और गुड़िया को गले लगाए रही। नंदिनी ने उसे उठाया और पूछा, तुमने यह सुंदर गुड़िया कहाँ से पाई? उसने जवाब दिया, कल आई हुई चेची ने मुझे दी। चेची? कौन सी चेची? नंदिनी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ अम्मा, कल जब मैं सोने के लिए लेटी थी, एक चेची मेरे पास आई और पूछी, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? नंदिनी ने उसे ध्यान से देखा, हल्की डर की भावना के साथ। उसने यह मानने की कोशिश की कि सयाना शायद सपना देख रही थी, लेकिन फिर भी गुड़िया, यह कहाँ से आई? रात में जो आवाजें और हंसी उसने सुनी, इन सब ने मिलकर उसके भीतर थोड़ी डर पैदा कर दी। उस डर को अपने मन में रखते हुए उसने अपना काम जारी रखा। जब रामास्वामी दफ्तर से लौटे, नंदिनी ने तुरंत उसे बता दिया कि सयाना ने क्या कहा था। तभी रामास्वामी को रात का अपना अनुभव याद आया। उसने सोचा कि शायद जो उसने सुना था वह सयाना थी जो सोए बिना बच्चों के खेलने वाले कमरे में जा रही थी। उस रात भी रात के दूसरे हिस्से में रामास्वामी बच्चों के दौड़ने की आवाज सुनकर जाग गया। पुस्तकालय के मार्ग में किमोनो पहने एक छोटी लड़की चल रही थी। वह पुस्तकालय के अंदर की ओर बढ़ रही थी। रामास्वामी धीरे धीरे उठे, बिना कोई आवाज किए, बिना लाइट जलाए और बच्चे का पीछा किया। चांद की छायाएं खिड़कियों से पड़ रही थीं। अचानक बच्ची मुड़ी और देखने लगी। रामास्वामी को देखकर वह तुरंत गायब हो गई। चांद की रोशनी वाली छायाओं में उस बच्चे का रूप देखकर रामास्वामी डर गया। 5 या 6 साल की लड़की पारंपरिक पोशाक पहने चल रही थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थीं, वहां केवल अंधेरे, खाली खोखले स्थान थे। रामास्वामी सुबह तक सो नहीं सके। नंदिनी को अभी तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। सुबह होते ही उन्होंने जो देखा था वह अभी भी डर के साथ नंदिनी को बताया। नंदिनी इसे विश्वास नहीं कर सकी। शायद तुम सपना देख रहे थे। हम नए घर में नहीं है क्या? शायद कोई दरवाजा कहीं खुला रह गया होगा। पड़ोस के बच्चे वहां से अंदर आ गए होंगे। उन्होंने उत्तर ढूंढने की कोशिश की। सुबह होते ही नंदिनी ने सयाना से पूछा, जिस चेची की तुमने बात की थी, क्या वह फिर तुम्हारे साथ खेलने आई? हाँ अम्मा, कल भी हम लंबे समय तक खेले। मुझे वह चेची बहुत पसंद है। रामास्वामी और नंदिनी एक दूसरे को देखकर हैरान और चुप रह गए। उस रात सोने से पहले उन्होंने हर दरवाजा ध्यान से जांचा। सब कुछ सुरक्षित रूप से बंद था। बाहर से कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। उस रात वे सो नहीं पाए। भयंकर डर ने उन्हें घेर लिया था। रात के अंतिम घंटों में उनकी सामने धीरे धीरे एक छाया गुजरी। रामास्वामी और नंदिनी चुपचाप लेटे रहे, यह देखकर कि वह आकृति कहाँ जा रही है। वह आकृति पुस्तकालय में चली गई। रामास्वामी और नंदिनी ने उसका पीछा किया और अचानक लाइट चालू कर दी। वहाँ कांच के केस के पास एक बच्चा खड़ा था, बिना कोई भाव दिखाए। अपनी बेटी सयाना को वहाँ खड़ा देखकर रामास्वामी और नंदिनी डर गए। ऐसा लग रहा था कि उसने उनका अंदर आने या लाइट चालू करने का कोई ध्यान नहीं दिया। नंदिनी ने उसे पकड़कर हिलाया और जगा दिया। उसने उन्हें ऐसा देखा जैसे गहरी नींद से अचानक डरकर जागी हो। उसे नहीं पता था कि वह वहां कैसे पहुंची। उसने कहा, चेची ने मुझे खेलने के लिए बुलाया। जब हम खेलने लगे, चेची अचानक भाग गई। नंदिनी सोचने लगी कि क्या सयाना को नींद में चलने की बीमारी है। फिर रामास्वामी ने देखा, कांच के केस के पास चटाई पर छोटे पैर के निशान दिखने लगे थे, गीले पैर के निशान। जब वह उन्हें देख रहे थे, वे जल्दी से गायब हो गए। रामास्वामी ने कांच के केस में रखी गुड़िया की ओर देखा। उस समय तक उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन अब वह आधी खुली दिख रही थी। वह आधी खुली, हल्की मुस्कान वाली दृष्टि उन्हें अत्यंत बेचैन कर गई। उन्होंने तय किया कि उस समय से सयाना को बच्चों के कमरे में नहीं, बल्कि उनके साथ सोना चाहिए।
वह पूर्णिमा की रात थी। लगभग सुबह के 2 बजे फिर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई कमरे के अंदर हिलडुल रहा हो, कोई उनके बिस्तर के पास खड़ा हो। फिर कुतुबह पुस्तकालय से एक छोटी लड़की की रोने की आवाज आई। यह स्थिति कई दिनों तक जारी रही। नंदिनी और रामास्वामी ने एक निर्णय लिया, हमें किसी और घर की तलाश करनी चाहिए। यहाँ कुछ रहस्य लग रहा है। डरावने और बेचैन करने वाले हालात ने रामास्वामी को गहरी दुरहक में डाल दिया। उनकी चुप्पी और बदलाव उनके सहकर्मियों ने नोटिस किए। एक दिन उनके सहकर्मी हारुतो ने उनसे पूछा, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, क्या हुआ? कुछ ऐसा लग रहा है जो तुम्हें गहराई से परेशान कर रहा है। क्या तुम्हें हमारा देश पसंद नहीं है? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? एक पल की चुप्पी के बाद रामास्वामी ने अपनी आवाज कम करके कहा, मुझे यह देश, यहाँ के लोग, तुम सब कुछ पसंद है, लेकिन कई दिनों से हम सो नहीं पा रहे हैं। हमारे घर में कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। रामास्वामी ने हारुतो को सब कुछ समझाया। सब कुछ सुनने के बाद हारुतो ने कहा, मैं भी तुम्हारे गांव के पास के एक गांव से हूँ। अब मैं हमारे कार्यस्थल के पास रहता हूँ। ऐसी घटनाएं मैंने भी सुनी है। कल आप दोनों को मेरे साथ एक गांव में आना होगा। वहाँ कामन्तोशिशी नाम के एक भिक्षु रहते हैं, लगभग 100 वर्ष के। एक ऐसे आचार्य और पुजारी जो बुरी आत्माओं को दूर भगाते हैं और साशिकी वाराशी का आवाहन और स्थापना करते हैं। अगले दिन वे दोनों हारुतो के साथ हकुबा नाम के पास के एक गांव में गए। रामास्वामी ने अपने अनुभव उस भिक्षु को बताए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद भिक्षु ने रामास्वामी और नंदिनी को जापान में साशिकी वाराशी की कहानी सुनाई। साशिकी वाराशी एक छोटी लड़की होती है। जो लड़कियां अपने नियत जीवन पूर्णता से पहले असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, वे साशिकी वाराशी बन जाती है। वे कभी भी उस घर को नहीं छोड़ती जिसमें उनका जन्म हुआ था। क्योंकि उनका कर्मबंधन उस घर से जुड़ा होता है, वे बाहर कहीं भी नहीं जा सकती। रात में वे अलमारियों में खोजती है, धीरे धीरे बातें करती है, अपने खिलौनों को सजाती है और घर के अंदर दौड़ती रहती है। यह माना जाता है कि जिन घरों में साशिकी वाराशी दौड़ती है, वे घर समृद्धि और खुशी लाते हैं। जिस घर में आप रह रहे हैं, वह बहुत पुराना है। बहुत समय पहले वहाँ किसी बच्चे की मृत्यु हुई होगी। आप जिस उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं, वह उसी बच्चे की है। वह बच्चा अब अत्यंत खुश है। आपकी बेटी सयाना और वह बच्चा एक ही उम्र के हैं। साशिकी वाराशी को एक खेलने वाली साथी मिलकर बहुत आनंद हुआ है। वह रात में सयाना को अपने साथ खेलने के लिए ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन अब सयाना उसके साथ नहीं जा सकती। आप उसे अपने साथ रखते हैं। हर रात वह उस जगह आती है जहां सयाना सोती है, उसे बुलाने के लिए। लेकिन चूंकि सयाना आपके साथ सोती है, वह उसके साथ खेल नहीं सकती। इसी कारण आप उस बच्चे के रोने की आवाज सुनते हैं। साशिकी वाराशी कोई बुरी आत्मा नहीं है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज से यह विश्वास करें कि आपका एक और बच्चा है। अपने बच्चे के लिए जो कुछ भी करते हैं, वही अदृश्य साशिकी वाराशी के लिए भी करें। यह आपको समृद्धि और खुशियां देगा। उन्होंने भिक्षु को धन्यवाद दिया और अपने गांव लौट गए। नजदीकी दुकान से उन्होंने कुछ खिलौने और एक पारंपरिक जापानी किमोनो खरीदा। कपड़े और खिलौने देखकर सयाना ने पूछा, अम्मे, आपने ये क्यों खरीदे? नंदिनी ने कहा, जब चेची फिर से तुम्हारे साथ खेलने आए तो तुम्हें ये उसे देना है। ये तुम्हारी नई चेची के लिए है। सयाना तुरंत कपड़े और खिलौने लेकर अपने कमरे की ओर दौड़ गई। उसके छोटे छोटे कदम बारिश की बूंदों की तरह कमरे के फर्श पर नरम से पड़े। अपने कमरे में प्रवेश करते हुए सयाना ने बिना कोई आवाज किए पुराने गुड़ियों के रखे हुए शेल्फ के सामने खिलौने और किमोनो रख दिए। उसी क्षण उन्हें पीछा करता हुआ एक अदृश्य सांस कमरे की खामोशी पर बहा और छोटी सी हवा में बदल गया।
सयाना के बाल की कुछ लटें धीरे धीरे उसके चेहरे पर बह रही थीं। चेची, यह सब तुम्हारे लिए है। सयाना के शब्द कमरे की मासूमियत के साथ घुल मिल गए। एक पल के लिए कमरे में लटकी पुरानी ड्रेस थोड़ी हिली। दीवार पर लगी लड़की की तस्वीर हल्की मुस्कान में खिलती हुई लगी। नंदिनी और रामास्वामी दरवाजे पर खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। रामास्वामी की आंखें आंसुओं से भरने लगीं। उन्हें उस क्षण एक बात का एहसास हुआ। इस घर में एक और बच्चा था, एक बच्चा जिसे उन्होंने कभी समझने की कोशिश नहीं की, जो शांत रातों में हिचकी में बदल गया। उनकी दुनिया से खो गई एक जीवन की छाया, एक छोटी लड़की का अधूरा बचपन। नंदिनी ने अपनी सांस रोकी और कमरे में चली गई। उसकी आवाज कांप रही थी। मोले, हम सब यही हैं। तुम अकेली नहीं हो। उनकी आंखों के सामने कमरे के दरवाजे के पार हल्की सी रोशनी की एक रेखा दिखाई दी, जैसे कोई रूप उनके सामने खड़ा हो। उस रूप ने अपना हाथ बढ़ाया, छूने की कोशिश कर रहा हो जैसे। फिर भी कोई आवाज नहीं हुई। सिर्फ उसकी मौजूदगी ने पूरे कमरे को भर दिया। नंदिनी के दिल में एक माँ की लोरी की कुछ पंक्तियां दौड़ती हुई आईं। उनके सामने की रोशनी की रेखा धीरे धीरे गायब हो गई। सयाना पीछे मुड़ी और अपनी माँ की ओर देखी। अम्मे, क्या चेची आज बहुत खुश नहीं होंगी? नंदिनी ने सयाना को अपने पास बांधा। उसके आंसू सयाना की माथे पर गिर गए। हाँ मोले, आज से उसके पास हम होंगे, एक परिवार जिसकी उसे जरूरत थी। एक मुस्कान, एक खिलौना, सब कुछ। उस दिन के बाद से उनका घर कभी पहले जैसा नहीं रहा। रात की परछाइयां एक दयालु अनजान प्रेम की उपस्थिति बन गईं। सयाना के हंसी में दूसरी नई हंसी की गूंज सुनाई देती थी। यह घर के कोनों में रोशनी की तरह फैल गई। साशिकी वाराशी।